हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आई होप आप लोग की तैयारी एकदम रफ्तार में होगी। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है और जिनका रीट है उनका रीट भी आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम इस समय हिंदी पढ़ रहे हैं इस क्लास में। तो हिंदी में हम यहाँ केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हम 30 में 30 की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब 30 में 30 की हम तैयारी कर रहे हैं और ये हिंदी की क्लास जो हमारी है, ये चाहे आपका यूपी टेट होगा, ओके, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट या केवीएस तो है ही, और जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ पर आपकी हिंदी पूछी जाती है, कोई भी एग्ज़ाम होगा जहाँ पर आपकी हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी। तो हम इस समय देख रहे थे सर्वनाम को, तो जिसमें हमने 2 सर्वनामों को देखा था, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को। बाकी सर्वनामों को हम आज देखेंगे, आज हम कंप्लीट करेंगे और आज छोटी क्लास रहेगी आपको, क्योंकि सर्वनाम में अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। तो सर्वनाम को हम खत्म करके फिर कल से हम विशेषण पढ़ेंगे। ओके, और जो भी दिक्कतें होंगी आपकी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो थोड़ा सा लिख के हम बताते हैं कि समय थोड़ा कम लगे, और आपकी छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है आपकी। तो चलिए आते हैं सीधे, हम देखते हैं सर्वनाम को। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को, फिर अनिश्चयवाचक। हमने देखिए एक बात और देख लीजिए आप कि हमने 6 टाइप बता दिए थे आपको। 6 टाइप में हमने क्या बताया था, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक, अनिश्चित और निश्चित दोनों यहाँ लिख देते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक, संबंधबोधक या संबंधवाचक कह सकते हैं, और प्रश्नवाचक। तो ये चीज़ें हैं, ये 6 सर्वनामों को हमने जाना था कि 6 सर्वनाम के भेद या प्रकार हैं। ओके, भेद या प्रकार। और हमने एक बात की थी कि सर्वनाम की संख्या के बारे में। तो हमने बात की थी सर्वनाम की संख्या जो होती है, ये संख्या होती है 11, जिसमें हम 11 सर्वनामों को हमने लिखा दिया था आपको। तो वो चीज़ें देख लीजिएगा कि प्रकार या भेद 6 होते हैं, लेकिन सर्वनामों की संख्या अगर बात करें तो 11 होती है, और 11 को हमने लिखा दिया था। तो जिसमें से हमने पुरुषवाचक और निजवाचक देख लिया। आज हम इन चारों को देखेंगे और बहुत जल्दी में देख लेंगे। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या देखते हैं, देखिए इससे पहले हमने क्या देख लिया है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। उसको जाके आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, सर्वनाम का पहला पार्ट है वो। और ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो तीसरा नंबर है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जो सर्वनाम। ओके, क्या हमने लिखा है, जो सर्वनाम पास या दूर की, कहाँ की, पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। किसकी बोध कराते हैं, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं। देखिए हम इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा, संकेतवाचक। ओके, संकेतवाचक सर्वनाम भी हम कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं कि जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे या हम कह सकते हैं किसी वस्तु की निश्चितता का जो भी बोध कराता है, किसी वस्तु की निश्चितता का बोध जो सर्वनाम कराता है, निश्चितता का बोध, निश्चितता का बोध कराता है। तो क्या हो गई परिभाषा कि जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, या ओके किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें हम यूज करेंगे यह और वह की। तो यह जो है ये नज़दीक की वस्तु के लिए होगा, दूरी के संदर्भ में। ओके, यह जो है नज़दीक की वस्तु के लिए होगा, नज़दीकी वस्तु के लिए। और वह होगा दूर की वस्तु के लिए। तो इसमें हम क्या इस चीज़ का यूज करेंगे, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि जो हम यह का यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे नज़दीक की वस्तुओं के लिए, और वह का प्रयोग करेंगे दूर की वस्तु के लिए। किसके संदर्भ में, दूरी के संदर्भ में। तो अब हम जानते हैं, इसके उदाहरणों को जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि उदाहरण क्या है, यह उपयोगी साधन है, यह यानी कि हमारे नज़दीक ही कोई साधन रखा है, जिसे हम कहते हैं कि यह उपयोगी साधन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा, यहाँ पे अंडरलाइन रहेगा, यहाँ पूछ लेगा कौन सा सर्वनाम है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने क्या देखा कि यह उपयोगी साधन है, तो यह क्या हो गया, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर हमने कहा वह वहाँ खेल रहा है, वह वहाँ खेल रहा है यानी कहीं दूर खेल रहा होगा, तो वह का प्रयोग हमने दूर की वस्तु के लिए किया, दूर के लिए किया।
फिर वह उनकी मेज़, यानी कि वह उनकी मेज़ है कहीं दूर रखी हुई है तो वह उनकी मेज़ है, और यह ताजमहल, यानी ताजमहल के पास खड़ा होकर कहते हैं कि यह ताजमहल है। तो सीधा सीधा ये चीज़ है कि यह जो है नज़दीक की वस्तु के लिए और वह दूर की वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण हमने देखा, यह उपयोगी साधन है, क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, वह वहाँ खेल रहा है, यानी निश्चित है कि वो वहाँ खेल रहा है, यह उपयोगी साधन है, ये भी निश्चित है, और वह उनकी मेज़ है, ये निश्चित है कि उन्हीं की मेज़ है, और यह ताजमहल है। तो ये सारी चीज़ें निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गई। तो एक बार हम और देखते हैं, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु के लिए, किसी पास या दूर की किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में संकेत करता है जो निश्चित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह और वह का जो यूज करते हैं वो दूरी के संदर्भ में नज़दीक के लिए यह और दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण हमने देखा, यह उपयोगी साधन है, वह वहाँ खेल रहा है, वह उनकी मेज़ है, यह ताजमहल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब हम आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये कह सकते हैं हम कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, अगर किसी सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित वस्तु का बोध ना हो। बस इतना आपको याद रखना है, वो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो। तो बस ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमने देखा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कि जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, यानी कि उसकी अनिश्चितता का बोध हो, वो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि कुछ पता नहीं, जैसे कि हम उदाहरण पे आते हैं, लिखा है कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, तो क्या है, अनिश्चित है। ओके, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, नहीं पता है, तो क्या चीज़ें हो गई, अनिश्चित हो गई। तो सीधा सीधा आपको ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा और यहाँ पे अंडरलाइन रहेगा और पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो कोई आ रहा है में सर्वनाम कौन सा होगा, कोई होगा। लिखा है राम ने कुछ खा लिया, अब राम ने कुछ खा लिया, क्या खा लिया, अब नहीं पता है, अनिश्चित है। ओके, फिर देखते हैं छत पर कोई ना कोई है, अब कौन है छत पर, ये नहीं पता है कि कौन है, तो ये भी अनिश्चित ही है। फिर लिखा है तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, अब तुम्हारे जैसे, अब किसके जैसे मैंने बहुत देखे हैं, अब इसका कोई पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, कई देखे हैं, तो ये अनिश्चित है कि कितने देखे हैं। ओके, फिर क्या है, दाल में कुछ काला है, क्या लिखा है, दाल में कुछ काला है, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कि कुछ का क्या काला है, कुछ काला है, पता नहीं है। तो ये उदाहरण हमारे इधर के हो गए। फिर हम देखते हैं आगे और उदाहरण कि आज हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या नहीं कहेंगे। ओके, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये भी नहीं पता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, अनिश्चित है, कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है, हमें नहीं पता है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए हम एक बार और देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। या किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई आ रहा है में कोई हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, राम ने कुछ खा लिया है, कुछ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, छत पर कोई ना कोई है, तो कोई ना कोई हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे, अब बहुत देखे हैं, कितने देखे हैं पता नहीं है, दाल में कुछ काला है, तो कुछ हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और हम बात करते हैं कि आज हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, तो कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये भी हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये दोनों सर्वनाम हमने देख लिया, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम आगे देखते हैं, दो सर्वनाम हमारे और हैं, संबंधबोधक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उनको भी हम एक ही स्लाइड पे देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उदाहरण सारे ध्यान में रखिएगा, यहाँ बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई भी कठिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। तो ये आप ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम की। ओके, संबंध यानी किसी दो सर्वनामों के बीच जहाँ पर संबंध स्थापित किया जाता है, वहाँ क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों के मध्य, क्या, दो भिन्न बातों के मध्य, कोई भी भिन्न बातें उनके मध्य अगर संबंध हो रहा है, बातों के मध्य संबंध का ज्ञान हो, के मध्य संबंध का ज्ञान हो, या उसमें क्या होता है, जो प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब है, जब दो बातों में आपस में संबंध स्थापित हो तो वहाँ क्या होता है, संबंधवाचक होता है। या हम कह सकते हैं जो प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्य का संबंध स्पष्ट करते हैं या संबंध जोड़ते हैं। सीधे सीधे हम एक लाइन में कह सकते हैं, जिन सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित होता है, बस जिन सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित होता है,
बीच संबंध स्थापित होता है वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बस संबंध स्थापित होता है वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार हम और देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों के मध्य संबंध स्पष्ट किया जाता है या संबंध का ज्ञान होता है वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह कह सकते हैं जो प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं। एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य जिसमें दो वाक्यों में संबंध जोड़ा जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों के मध्य संबंध स्थापित होता है, सीधे सीधे ये है कि जब दो सर्वनाम आपस में संबंध स्थापित करें तो हम क्या कह देंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो या सो, ओके, जैसे जो और सो दोनों संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसी वैसी, जैसा वैसा, और क्या हो गया? और हो जाएगा जिसकी उसकी। तो इसी टाइप से हो जाता है जिसकी और उसकी। तो ये क्या हो रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं ये सारे सर्वनाम। इनको याद रखिएगा। जो या सो हो गया, जैसा या वैसा हो गया, जैसी या वैसी हो गया, जिसकी या उसकी हो गया। तो हम सीधे उदाहरणों पे आते हैं। देखते हैं जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें सर्वनाम क्या है हमारा? जो या सो। जो और सो में क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। तो जो करेगा सो भरेगा। देखिए क्या संबंध क्या जोड़ रहे हैं कि अगर तुम जैसा भी करोगे तुम वैसा भरोगे, वो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही आएंगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है। तो जो और सो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर लिखा है कि जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा। इसमें कहा गया जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा। दोनों में संबंध है कि तुम्हारे जैसा ही मैं करूँगा। फिर है यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ भी संबंध स्थापित हो रहा है जिसकी और उसकी में। फिर है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें लिख दी जहाँ पर जो या सो आ जाए, जैसी या वैसी आ जाए, जैसा या वैसा आ जाए, जिसकी या उसकी आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में सीधे सीधे हम जानते हैं कि जब दो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित होता है तो क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जो करेगा सो भरेगा, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ सीधा सीधा क्या होता है? यहाँ पर सिद्ध प्रश्नों का बोध होता है जहाँ से हमें ये पता चले कि कोई ना कोई हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखते हैं परिभाषा। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार, ओके, के बारे में प्रश्न का बोध हो या कहीं भी प्रश्न का बोध हो, या जहाँ से हमें ये पता चले जहाँ से प्रश्न का बोध हो, जहाँ से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो। और यहाँ पर साइन कौन सा होता है इसका? ये साइन होता है। ये साइन लगा होता है हमेशा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये साइन प्रश्नवाचक वाक्यों में लगा होना चाहिए। तो सीधे सीधे हम कहते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या सीधे सीधे कह सकते हैं जहाँ से प्रश्न का बोध हो वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। बस सीधे सीधे यही है। शब्द के माध्यम से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो, या ये भी कह सकते हैं कि शब्द के माध्यम से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो क्या होता है? शब्द के माध्यम से प्रश्न, माध्यम से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि हम उदाहरण देख रहे हैं, लिखा है बाहर देखो कौन आया है। तो यहाँ प्रश्न क्या निकल रहा है कि बाहर देखो कौन आया है। तो कौन क्या हो गया? प्रश्नवाचक शब्द हो गया। ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया और यहाँ पर ये लगा है क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है कि तुम्हें क्या चाहिए, ओके। एक उदाहरण हो गया तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या हो गया? यानी कुछ तो चाहिए तभी आया। तो तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्न पूछा जा रहा है किसी दूसरे से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या है? प्रश्न है और प्रश्नवाचक शब्द लिखा है। बाहर देखो कौन आया है। कोई आया होगा तभी कह रहे हैं कौन आया है। तो ये भी क्या है? एक प्रश्न है कि देखो कौन आया है, ओके। फिर लिखा है कौन पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है। हम देखेंगे कौन पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन पढ़ रहा है। तो ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द आपका। और किसे घर से भेजूँ, ओके, किसे घर भेजूँ, समझ में नहीं आ रहा। ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और प्रश्नवाचक शब्द भी हम जान गए कि क्या क्या हो गए, ओके। तो यह हम सीधे सीधे यहाँ से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जहाँ से भी किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे कौन, क्या, ओके, फिर से कौन है, किसे है, किसको है। तो सारी चीज़ें प्रश्नवाचक शब्दों में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो हमने देखा क्या? संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध में हमने देखा कि जब दो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित होता है, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब प्रश्नवाचक की बात करें कि जहाँ से प्रश्न शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे बाहर देखो कौन आया है, ओके। और तुम्हें क्या चाहिए, कौन पढ़ रहा है, किसे घर भेजूँ, समझ में नहीं आ रहा,
तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो सारी चीज़ें जहाँ से भी प्रश्न हमारा उत्पन्न हो, जहाँ से जवाब मिलने की संभावना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे जहाँ से हमें जवाब मिलने की संभावना हो। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, क्या हो गई, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमने सारे सर्वनामों के भेद को जान लिया। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो 6 सर्वनाम हमारे खत्म हो जाते हैं। एक सर्वनाम और आता है संयुक्त सर्वनाम, तो उसको भी हम बता देते हैं, वो भी देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला। ओके, तो चलिए ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। एक होता है संयुक्त सर्वनाम, तो ये क्या है, ये वैसे आता नहीं है प्रकारों में, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि संयुक्त सर्वनाम क्या होता है। 1 मिनट इसको मिटाते हैं। ओके, तो हम क्या देखते हैं, क्या है हमारा संयुक्त सर्वनाम। ये भी नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है संयुक्त सर्वनाम। तो यहाँ क्या होता है, जहाँ पर 2 सर्वनाम होते हैं, क्या होते हैं, अभी तक हमने सिंगल सर्वनामों की बात की है, तो यहाँ क्या होता है, जहाँ पर 2 सर्वनाम होते हैं, जहाँ पर 2 सर्वनाम होते हैं, ये अलग से है, इसमें नहीं है प्रकारों में, जहाँ पर 2 सर्वनाम होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 2 सर्वनाम होते हैं, यानी कि संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। इसका उदाहरण भी देख लीजिए, हर कोई मेरे जैसा है। ओके, हर कोई मेरे जैसा है, ये आपका एक उदाहरण हो गया। अभी हम समझाते हैं कि कौन कौन सा सर्वनाम है इसमें। हम सभी हिंदी पढ़ते हैं, हम सभी हिंदी पढ़ते हैं। और हम बात करते हैं कि हर कोई यह काम करता है, हर कोई यह काम करता है। ओके, तो ये 3 हो गए संयुक्त, हमारे संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हो गए। तो हम देखते हैं कि हर कोई यह काम करता है या हर एक कोई यह काम करता है। तो हमने देखा संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं, जहाँ पर 2 सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, जहाँ पर 2 सर्वनामों का बोध होता है, या जहाँ पर 2 सर्वनाम होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त सर्वनाम होता है। 2 या 2 से अधिक भी कह सकते हैं। जैसे कहाँ क्या लिखा है कि हर कोई मेरे जैसा है, तो हर और कोई ये दोनों सर्वनाम हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 सर्वनाम आपका हो गया। तो हर कोई मेरे जैसा है, ये 2 सर्वनाम हो गए, ये संयुक्त सर्वनाम हो गया। हम सभी, हम और सभी, ये दोनों आपके सर्वनाम हो गए। ओके, 2 सर्वनाम यहाँ भी हो गए। लिखा हर कोई यह, यहाँ देखिए 3 सर्वनाम आपके आ गए। ओके, हर कोई यह काम करता है। तो जहाँ पर 1 से अधिक या 2 से अधिक सर्वनाम हो, 2 या 2 से अधिक हो, वहाँ पर संयुक्त सर्वनाम होता है। तो हमने ये देखा संयुक्त सर्वनाम, जहाँ पर 2 सर्वनाम होते हैं। हर कोई मेरे जैसा है, हम सभी हिंदी पढ़ते हैं, हर कोई यह काम करता है। तो देखते हैं हर और कोई क्या हुआ, सर्वनाम हो गया, हम सभी भी सर्वनाम हो गया, हर कोई यह, ये सर्वनाम हो गया। तो ये हो गई हमारी सर्वनाम की क्लास कंप्लीट, और हमने पूरा सर्वनाम पढ़ लिया है। बहुत आसान सर्वनाम है। आप हमारी पिछली वीडियो को देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी 100% श्योर है कि चाहे टेट हो, टेट में आपको 30 में 30, सुपर टेट में 20 में 20 और केवीएस में भी 30 में 30 की गारंटी यहाँ से लेते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ें यहाँ छोड़ी नहीं जा रही हैं, आपको एकदम डीप में पढ़ाया जा रहा है। जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं वही चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या जब कभी हम कोई भी PDF प्रोवाइड कराएंगे तो वो आपको मिलेगी, तो उसके लिए टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं। कल हम एक नया टॉपिक लेंगे। ओके, हम विशेषण लेंगे कल, तो थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा विशेषण, और हम देखेंगे विशेषण को भी एकदम डीप में। तो हो सकेगा हम कल ही खत्म करेंगे, नहीं तो 2 दिन इसमें भी लगेगा, क्योंकि जब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो 1-2 वीडियो चलता है, वो भी ज़्यादा लंबी वीडियो आपकी नहीं रहती है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।